पहले मेरी ले ली। हाँ, आपकी चेक की जाएगी। चलो सुनो फटाफट सब देखो, ठीक ध्यान से देखना। मैं जो चीज़ें बताता हूँ वो थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है, ठीक है। देखो, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है, तो पहले ही क्वेश्चन की डिमांड हो गई, ठीक। लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है, तो इसमें सरकार इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आप सरकार के बारे में बता सकते हो, ठीक। अब देखते हैं दूसरे दो डिमांड है इस क्वेश्चन की, ठीक। अब देखते हैं, किसी भी देश की सरकार को चाहे वह लोकतांत्रिक हो या राजतंत्र अपने देश के संचालन के लिए कुछ नियमों को निर्धारित करती है। ये नियम उस देश के नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर की डिमांड में चले गए, चाहते थे यहाँ सरकार क्या होती है वो बता सकते थे आप, ठीक है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ प्रबल धार्मिक विविधता, क्षेत्रीय विविधता और आर्थिक विविधता विद्यमान, ऐसे में नियमों का निर्माण आवश्यक हो जाता है। लोकतांत्रिक सरकार का तात्पर्य लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार। सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे इसके बारे में और अच्छे ज़्यादा पॉइंट लिखे जाने चाहिए। अब डायरेक्ट आप आगे लक्षण, मतलब लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है, इसमें और पॉइंट आने चाहिए थे तुम्हारे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो। अरे स्टार्टिंग में सरकार क्या होती है उसके बारे में डिफाइन कर सकते थे, ठीक। लक्षण, अब लोकतांत्रिक सरकार, चुनाव जनता द्वारा होना चाहिए, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है, ये बात सही है। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित हो, ठीक है। एक लोकतांत्रिक सरकार संविधान के दायरे में रहकर नागरिकों का अधिकार सम्मान करते हुए कार्य करती हुई, ये बात भी सही है। लोकतंत्र में शासनकर्ता लोगों के बेहतर के लिए प्रयास करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र नागरिकों की सम्मान बढ़ाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। तो आवश्यक लक्षण तुमने बता दी, ठीक है। थोड़ा इसमें एक आध दो पॉइंट ऐड ऑन करनी चाहिए। अब देखो अगली गलती, कंक्लूजन कौन लिखेगा ये बताओ मुझे, निष्कर्ष सर कौन? ये आ नहीं रहा है पॉइंट्स के बाद, इसको कैसे लिया जाए इस बाद में। मतलब देखो एक दो लाइन में धीरे धीरे कुछ गलतियाँ होगी पर लिखना सीखो। कंक्लूजन मतलब आप इन दोनों की जो थीम थी उसी को आधार पर आप लिख सकते थे कि कोई भी एक लोकतांत्रिक देश होता है, उसमें जो सरकार है वो लोकतांत्रिक तरीके से चले, उसके लिए एक संविधान होता है, ठीक है। और वहाँ पे उसी के अनुसार लोगों के भलाई के लिए कल्याणकारी कार्य करती है। तो जैसे भारत में भी संविधान ऐसे करके कोई भी कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूड करना सीखो, धीरे धीरे वो आदत बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोगों के लिए साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है समझाइए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की डिमांड एक ही है, पर आप देखो समानता, तो इसको आपको पहले स्टार्टिंग में समझा देना चाहिए था समानता क्या है, ठीक है। फिर आपको बताना चाहिए था सरकार क्या क्या कदम उठाती है इसको सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। अब देखो एक मिनट रुकना, देखो भारत का संविधान समस्त नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त करता है। इसके बावजूद लोगों को रोजमर्रा का जीवन समानता से कोसों दूर है। मौजूदा असमानता को मिटाने की प्रतिबद्धता सरकार के काम का एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है। और फिर बता रहा हूँ समानता क्या है, संविधान में कहाँ मेंशन की गई, इससे भी शुरुआत कर सकते थे आप। अब देखो सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाती है, अब डायरेक्ट इसको आइडेंटिफाई करो। सभी लोगों के साथ समानता व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठाती है, सही बात है। क्या क्या है, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिए गए अधिकारों की तरह नागरिक समानता सुनिश्चित करती है। नागरिक समानता, अनुच्छेद 17 स्पष्टता का अंत, उपाधियों का अंत, लोक नियोजन की क्षमता, जन्म स्थान के आधार पर लिंग, ठीक है, समानता का अधिकार, ये अच्छी बात है, ठीक है। और सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के तहत सरकार नागरिक राजनीतिक समानता सुनिश्चित करती है, बहुत अच्छा, ठीक है। अनुच्छेद 39 के तहत सरकार आर्थिक समानता सुनिश्चित करती है। इस अनुच्छेद के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन, बहुत अच्छा। कानून की दृष्टि सब समान है, कानून के सभी लोगों के साथ समान रूप से रक्षा करता है, ठीक है। एक दो पॉइंट और लिख लेते तो और अच्छा रहता। कंक्लूड करो, ठीक है, कंक्लूजन लिखना सीखो। सर एक दो पॉइंट में और क्या, देखो समानता सुनिश्चित करने के लिए देखो गवर्नमेंट कानून भी तो बनाती है ना। कानून लिखा ना मैंने लास्ट में, कानून, ठीक है, मतलब आप एग्जाम्पल दे के बता दो, वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा कंक्लूजन लिखने में, हाँ कंक्लूजन लिखो और सब कुछ है, तुम्हारा राइटिंग अच्छा है, ठीक है, तो ये चीज़ें करो, ठीक है। और एग्जाम्पल दो तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारा, ठीक है। लगभग ठीक है सब कुछ तुम्हारा, ठीक है। मेरा राइटिंग में सर फॉन्ट साइज बहुत कम है। नहीं अच्छा है, कोई नहीं, वो रीडेबल है, सब कुछ बढ़िया है, एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब देखते हैं पूजा जी ने क्या लिखा है। सिविल सेवा के संदर्भ में
निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। पारदर्शिता क्या होती है, जवाबदेही क्या होती है, निष्पक्षता तथा न्याय, दृढ़ विश्वास को साक्ष्य सेवाभाव। अब देखो इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, तो अब देखते हैं पूजा ने क्या लिखा है, क्या सारी चीज़ें वो देखते हैं। उत्तर थोड़ा अच्छे से प्रेजेंटेशन करना सीखो। सिविल सेवा हेतु ऐसे प्रशासनिक अधिकारी की आवश्यकता होती है जिनमें अनुशासन, अब देखो सही लिखना सीखो, सत्यनिष्ठा, धैर्य, साहस, सकारात्मक मनोवृत्ति, परिस्थितियों के अनुरूप विवेक को निर्णय लेने की क्षमता वृद्धि, विद्वान हो। होता है नहीं, होना चाहिए। ठीक है। अब देखो पारदर्शिता, जानकारी का साझा करना और खुले तौर तरीके से कार्य करना, क्योंकि आम लोगों के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था भ्रष्टाचार कम करती है। मैं फिर बता रहा हूँ, इथिक्स बिना एग्जाम्पल की नहीं चलेगी, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देने चाहिए, ये चीज़ याद रख लेना। बिना एग्जाम्पल इथिक्स चलेगा ही नहीं, नंबर ही नहीं मिलेंगे। पारदर्शिता को अच्छे से डिफाइन करो, फिर एग्जाम्पल दो, तो वो ज़्यादा बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर, तब तो बहुत ज्यादा आंसर हो जाएगी। अरे एक एग्जाम्पल तो देना ही पड़ेगा ना आपका पारदर्शिता को। जैसे आप पारदर्शिता के लिए आरटीआई का एग्जाम्पल दे, तो समझ में आया। जवाबदेही, निर्णय व कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेही, अब जवाबदेही के एग्जाम्पल दे दो। सुशासन हो गया, गवर्नेंस, ही गवर्नेंस हो गया। सही है, एथिक्स का एक ना। हाँ सर ये टॉपिक ना हम पहली बार परसों पढ़े ना सर, देखो 230 पे लिख लेते, सर बोल रहे थे क्लास में लिखना, 230 ट्राई करते लिख। अरे जो भी हो, परंतु एग्जाम्पल देना पड़ेगा। फिर मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखिए। नहीं था इसका एग्जाम, पर अभी सोचे नहीं थे। हाँ तो वो करो, वो काम सर्च करो। ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा आपने, निष्पक्षता न्याय, सार्वजनिक पद पर आसीन पदाधिकारियों निष्पक्षता से न्याय करना चाहिए, न कि जाति, धर्म, लिंग या परिवार के मित्र की बात से आके न्याय करें। ठीक है, ये बात सही है। दृढ़ विश्वास का साहस, सिविल सेवाओं के लिए कई ऐसे कार्य होते हैं जिसमें तात्कालिक निर्णय लोकप्रिय नहीं होते, तथापि दीर्घकालिक निर्णय ही जनहित के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें सिविल सेवकों को दृढ़ विश्वास और साहस को बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल लिखो। सेवा भाव, दूसरे के प्रति अपना जीवन समर्पित करना और उनके जीवन में सुखद परिवर्तन लाना ही सेवा है। सिविल सेवक जो कमजोर जन के लिए उत्कृष्ट प्रबंधन करना ही सेवा है। अतः वर्तमान शासन का मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और शासन को जनता की अपेक्षा के प्रति सुसंगत बनाने में सहायता करना है। सिविल सेवा के उपरोक्त मूल्य उद्देश्य पूर्ति में सहायक होते हैं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अच्छा लिखा, बस एक ही कमी ये रही है कि आप इसमें थोड़ा और स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज करो और एग्जाम्पल का यूज करो तो सही है। ठीक है, मतलब ठीक लिखा है। आगे देखो, बौद्धिक दर्शकता और नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशिष्टताएं हैं जो सिविल सेवकों के निर्णायक मामलों को सुलझाने अथवा महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। फिर उदाहरणों के साथ व्याख्या की जाए। देखो यहाँ डायरेक्ट आप एग्जाम्पल दिए है, एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा। अब इसमें ये है कि आपको ये बता देना चाहिए था कि ये क्या होता है, कि सहानुभूति क्या होती है, करुणा क्या होती है, उसे एक एग्जाम्पल, फिर इसको मेन बॉडी में कैसे ये सक्षम बनाता है। अब देखते हैं आपने क्या लिखा है। एक सिविल सेवक को विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने या महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए विभिन्न गुणों की आवश्यकता होती है। इसके लिए उसे बौद्धिक योग्यता और नैतिक गुणों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। करुणा और सहानुभूति जैसे गुण समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी निर्माण स्थल पर हादसा हो गया और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना गलती से हुई है क्योंकि उनमें से एक कर्मचारी कुछ मशीनों को बंद करना भूल गया था। अब वहाँ पर मौजूद अधिकारी अपराधी को सज़ा दिलाने का काफ़ी दबाव है, लेकिन अधिकारी जानता है कि यह कार्यकर्ता को इरादा नहीं था। इधर अधिकारी को इस स्थिति से निपटने के लिए करुणा और सहानुभूति की ज़रूरत है। कोशिश करनी चाहिए कि कार्यशक्ति को कार्यकर्ता को कोई कड़ी सज़ा न दी जाए। नू हिंसा में अधिकारियों को हिंसा से निपटने के लिए, निर्दोष जनता को बचाने के लिए करुणा और सहानुभूति की आवश्यकता है। कोविड-19 में अधिकारियों ने अथक परिश्रम किया और उन्होंने काम किया और अपनी कार्य सीमा से परे मदद की स्थिति में कमजोर वर्गों के लिए सिविल सेवकों सहानुभूति और करुणा जैसे लक्षणों में सबसे अधिक आवश्यकता है। अतः बौद्धिक क्षमता और नैतिक गुणों के साथ व्यक्ति तर्कसंगत निर्णय ले सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उसे निर्णय में सहानुभूति और करुणा शामिल हो। अरे हमेशा पॉजिटिव एंड पे ख़त्म किया करो कोई भी क्वेश्चन, उसे नेगेटिव एंड पे काहे ख़त्म करें। दूसरी बात देखो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है तुम थोड़ा समझो। अरे इतना बड़ा केस स्टडी टाइप से नहीं लिखना होता है, उदाहरण छोटा सा देना होता है। देखो, बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशिष्ट हैं जो सिविल सेवकों के निर्णायक मामलों को सुलझाने अथवा महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। अब ये लिखना था आपको कैसे बनाते हैं। अरे भाई सबाई सी बात है, अगर आप करुणा में रहोगे तो देखो किसी के साथ अनजस्टिस नहीं करोगे और हमेशा डिसीजन बहुत रेशनल तरीके से लोगे, ठीक है, और भ्रष्टाचार ये चीज़ें नहीं करोगे,
तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए ना। आप तो अरे एग्जाम्पल फिर दो, बहुत सारे IAS ब्यूरोक्रेट ने किया, ठीक है, महात्मा गांधी ने किया, ये सारी चीज़ें लिखो, 2-3 एग्जाम्पल दे दो। आप तो केस स्टडी टाइप से पूरा आंसर लिखते जा रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। और कभी भी एक चीज़ याद रखो, नेगेटिव एंड पे ख़त्म मत किया करो कभी भी आंसर को, पॉजिटिव एंड के साथ ही ख़त्म किया करो। क्या सफल लोक सेवक बनने के लिए निष्पक्ष और गैर पक्षपाती होना अनिवार्य गुण माना जाना चाहिए? दृष्टांत सहित चर्चा कीजिए, ठीक है। अब देखो इसमें देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये निष्पक्ष और गैर, इसको पहले डिफाइन करो। तुम ये गलती कर रही हो कि उसको, चलो ठीक है। एक सफल लोक सेवक बनने के लिए निष्पक्ष और गैर पक्षपाती का होना आवश्यक है। अब देखो आप स्टार्टिंग में कंक्लूजन पे आ गए। निष्पक्षता और गैर पक्षपाती लोक सेवाओं का एक महत्वपूर्ण बुनियादी मूल्य है। अब ये तो कंक्लूजन हो गया ना, आपको बताना, पहले उनको डिफाइन कर दो, फिर क्यों ज़रूरी है वो बताओ, फिर आखिरी में बताओ इसलिए ज़रूरी है, इसको करना चाहिए। निष्पक्षता का अर्थ है कि किसी के पक्ष में विपक्ष में निर्णय न करना बल्कि जनहित में कार्य करना। गैर पक्षपाती का अर्थ है कि राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन न करना, न विरोध करना। ये अच्छी डेफिनेशन है, थोड़ा देख के लिखो। लोकतंत्र में सरकारें आती है जाती है, ऐसी स्थिति में स्थायी कार्यपालिका को किसी भी, ये एक्सट्रीम वर्ड का यूज नहीं करो, राजनीतिक दल तथा विचारधारा के प्रति निष्ठा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि निष्पक्षता से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, चाहे वो सत्ताधारी दल के विचारों से सहमत हो था ना हो, क्योंकि सरकार जनता के प्रति भी उत्तरदायी। यहाँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखो। सिविल सेवकों की संकल्पना तभी पूरी हो सकती है जब उसे नकारात्मक, ये देखो, राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षित किया जाए। जैसे दुर्गा नागपाल के विवाद में उन्हें नकारात्मक नहीं होता, नकारात्मक होता है। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कठिनाइयाँ उठानी पड़ी, जबकि उनका कार्य विधि सम्मत और सार्वजनिक हित के अनुकूल था। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि एक सफल लोक सेवक को निष्पक्ष और गैर पक्षपाती का होना आवश्यक है, किंतु इतना ही नहीं, उसे संत्यनिष्ठ का होना, ये अच्छा है, कंक्लूजन है। प्रशासनिक पद्धति में भावना तो बुद्धि का आप किस तरह से प्रयोग करोगे, तो भावना तो बुद्धि का बताओ, फिर इसका प्रयोग बताओ, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे दो। स्वयं की भावनाओं और दूसरे व्यक्तियों की विभिन्न संवेगों को उनके शारीरिक हाव भाव, भाषा, बोलने के अंदाज पर ध्यान देते हुए जानना और उसके प्रति संवेदनशील होना ही भावना तो बुद्धि कहलाती है, ठीक है। भावना तो बुद्धि का प्रयोग कैसे किया जाए? प्रशासन में अनेक अवसरों पर अधिकारी को लोगों से संवाद करना पड़ता है। संवेगात्मक बुद्धि युक्त अधिकारी उनकी समस्याओं से चिंताओं को धैर्यपूर्वक सुनना और समझता है। वह न तो असंवेदनशील होकर निष्क्रिय होता है और न ही भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेता है। वह यथोचित प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्णय के प्रभाव और दूसरों की अपेक्षा को भी ध्यान में रखता है और निष्पक्ष अनुक्रिया करता है। यदि अधिकारी में सांविधिक बुद्धि की कमी होगी तो फिर न तो वह उनकी भावनाओं को ठीक से समझ पाएगा और न ही उनकी समस्या को ठीक से निवारण कर पाएगा। वर्तमान शासन और प्रशासन का मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। ऐसे में प्रशासनिक निर्णयों में मानवीय पक्षों का समावेशन अपरिहार्य हो जाता है। ऐसे में भावनात्मक समझ निर्णय लेने में इसमें सहायता करती है। प्रशासन को कई बार अच्छे कार्यों के बावजूद आलोचना का सामना करना होता है, जैसे आर्थिक विषमता, राजनीतिक दबाव, छोटी छोटी बातों पर सड़क पर जाम करना, धार्मिक क्रियाकलापों के दौरान अन्य वर्ग के लोगों के साथ असुविधा उत्पन्न करना। ऐसे में प्रशासन को भावनात्मक समझता आत्मप्रेरित करना होता है। अतः उपरोक्त चर्चा के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक पद्धति के बेहतर और सुचारू संचालन के लिए प्रशासक गलत लिखा है, ये भावना तो समझ होना चाहिए। बहुत अच्छा आंसर लिखा है, बस वही कि 1-2 एग्जाम्पल और जोड़ोगी तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा लगा हमको एथिक्स पढ़ने में, हमको बस इसका आंसर बहुत पसंद आया। नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, समझ आपकी ठीक है एथिक्स को लेके, मतलब चीज़ों को समझ पा रही है, मतलब सोच पाते हैं। अच्छा, एथिक्स में और सब्जेक्ट से ज़्यादा बेहतर है हमको लगता है। देखो एथिक्स में फिर बता रहा हूँ, एथिक्स ऐसे और ऑप्शनल को अच्छे से मजबूत कर लेना, नंबर उसी में आएंगे, ठीक है। चलो, ज्ञान के बिना ईमानदारी कमज़ोर और व्यर्थ है, परंतु ईमानदारी के बिना ज्ञान खतरनाक और भयानक होता है। ये एग्जाम्पल देना कैसे? इस कथन से आप क्या समझते हैं? आधुनिक संदर्भ से उदाहरण देते हुए अपने अभिमत को स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त कथन ज्ञान और ईमानदारी को एक प्रभावशाली टिप्पणी है, जिसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। ये थोड़ा सही करो इंट्रोडक्शन शुरुआत। मान लीजिए किसी गांव में बेहद ईमानदार व्यक्ति रहता है, किंतु वो मजदूरी करता है। दूसरी तरफ एक सिविल इंजीनियर रहता है और वो ये सही से लिखना सीखो, ये वतन अशुद्ध सुधारो तुम्हारे। उसे किस पुल बनाने का ठेका लेता है और वो जो मजदूर अपनी पूरी ईमानदारी से पूरे उस काम को करता है, पर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि इंजीनियर अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके पुल बनाने में बहुत अधिक धनराशि का गबन कर लेता है और वो पुल को कमज़ोर बना देता है, जिससे लोगों के लिए जानलेवा हमला भी हो सकता है। फिर कथन एक दृष्टि से सही प्रतीत होता है। एकदम बढ़िया एग्जाम्पल दिया है।
वर्तमान समय में हर क्षेत्र में ज्ञानी व्यक्ति मिलते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर, चिकित्सा और अधिकारी मिलते हैं जो बेहद ज्ञानी होते हैं, किंतु बेईमान व्यक्ति हैकिंग से लेकर किडनी और रुपये का भी घोटाला कर लेते हैं, जिनसे खतरनाक अपराध कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें तुम है ना 2-3 घोटालों का नाम दे दो तो अच्छा रहेगा। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षा प्रणाली में तकनीकी ज्ञान और नैतिक मूल्यों के बीच संतुलन साधा जाए। ठीक है, थोड़ा और इसमें लिखना चाहिए था और थोड़ा और पॉइंट ऐड करने चाहिए थे। ठीक है, ये एग्जांपल सर हम अपने गाँव का दे दिए थे। नहीं बढ़िया है, ऊपर में। अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। ठीक है, और किसी का सपना तुम्हारा कहाँ पे है, भेजा सपना? हाँ मैंने भेज दिया। सोशियोलॉजी ऑप्शनल किसका आंसर लिखा है? सोशियोलॉजी का लिखा था। ठीक है, ठीक है, सोशियोलॉजी शुरू करेंगे आज सितंबर से। रेडी रहना सब लोग, जो भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल है। सर मैं तो एनसीईआरटी बुक पढ़ रही हूँ, मतलब वो नोट्स पढ़ लिए तुमने सारे? पूजा नोट्स पढ़ लिए सारे? हाँ सर, रीडिंग तो लगा लिए बट उतना अच्छा से अंदर नहीं हो पाता है। ठीक है, वो मैं क्लास करवा दूंगा, वो हो जाएगा, क्लास करेंगे आप, सितंबर से रेडी करेंगे। ठीक है, सुनो, चलो इधर दबाव समूह की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो सीधी सी बात है, दबाव समूह को समझाना है तुम्हें। ठीक है, तो सबसे पहले दबाव समूह क्या होता है तथा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से इसकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से क्या रोल रहता है वो बताना है, सीधी सी बात है। ठीक, अब देखते इन्होंने क्या लिखा है। समाज के विशिष्ट समूह के हितों को सिद्ध करने वाला संगठन जो अपने समूह के हितों के पक्ष में सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है, जैसे महिला संघ, श्रमिक संघ, अखिल भारतीय गुर्जर महापंचायत, आरक्षण विरोधी आंदोलन। ठीक है, पर इतना ज़्यादा सिंपल से लिखा करो, यहाँ पे ज़्यादा इतना ही नहीं। ठीक है, अब इतना ज़्यादा गैप छोड़ दिया, अभी ज़्यादा पैसे वाले मत बनो। ठीक है, रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, ये गलती है। ये क्या है, पूरा पेज छोड़ दिया यहाँ पे। अभी नकारात्मक, अरे ये डायरेक्ट नकारात्मक पे क्यों आ गए तुम, मेरे समझ में नहीं आ रहा। नहीं मैंने सेट अलग अलग कर दिए पेज, आगे करो उसमें होगा। मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखे हैं। ये देखो क्वेश्चन ही अलग आ गया। अब तुम और करो भाई, तुम्हारी पीडीएफ ये वाली, ये नीचे करो थोड़ा, अरे स्क्रॉल करो नीचे। हाँ, और करो, नहीं करो, नीचे करो, और हाँ यहाँ से है उठा के फेंक दूंगा तुम्हें, अच्छे से बनाना सीखो। एसोचैम फिक्की जैसे समूह ने सदैव सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। सदैव ऐसे वर्ड यूज मत करो, और सफल भी रहे तथा कभी कभी अपने हितों के पक्ष में सरकारी नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। किसान संगठन जिसने पंजाब में भारतीय किसान यूनियन में खाद्यान्न के लिए लाभकारी मूल्य तथा बिजली की दरों में कमी की मांग कर कुछ हद तक सफल रहे। यूपी में भारतीय किसान यूनियन द्वारा महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा बिजली दर में वृद्धि। सुनो सर, रुको, रहने दो, ये गलत हो गया। तुम पता नहीं कुछ भी लिख रही हो, और वो क्वेश्चन की डिमांड क्या है तुम्हें पता है? ये क्वेश्चन तो सही है, अब ठीक है, तो फिर दोबारा कल तुम पीडीएफ बना के भेज देना, कल चेक कर दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, पर ये वाला तो सही है, ये वाला दूसरा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लो। कौन सा? ये वाला, ये दूसरा, हाँ ये वाला, ये पूरा कंप्लीट है ना, आधा मिला था। हाँ हाँ। दबाव समूह तथा एक समूह में अंतर बताइए। समकालीन भारतीय राजनीति में सक्रिय कुछ दबाव समूह को भूमिका पर चर्चा करें। ठीक है, तो टेबल बता के उसका बताना चाहिए। देखता हूँ तुमने टेबल बनाया नहीं बनाया। दबाव समूह समान अभिव्यक्ति, विश्वासों और हितों का द्वारा संगठित ऐसे समूह होते हैं जो सरकार में किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व को ग्रहण किए बिना सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अंतर समूह, हित समूह भी क्या होता है वो भी बता देना चाहिए एक बार। ठीक है, फिर दबाव, मैंने कंफ्यूज हो गई थी कि दोनों एक साथ कैसे बताऊंगी तुम्हें। नहीं बता सकते थे, इसमें कोई इश्यू नहीं। चलो ठीक है, दबाव समूह सरकार पर दबाव डालते हैं, राजनीति संबंधित राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, राजनीतिक गति को गतिशीलता बनाए रखते हैं, अपने हित के लिए अनुन्यायी पद्धति अपनाते हैं, राजनीतिक प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखते हैं, संबंध सामाजिक संरचना प्रक्रिया में सामाजिक गतिशीलता बनाए रखते हैं। अब कहाँ पे है ये? नहीं, यही वाला पेज है इसका, ये इसी का पार्ट है। ये आगे नेक्स्ट वाला जो अभी आपने पीछे कर दिया था, इसी का है ये। आप करो, आगे करो। ये इससे ऊपर, ये इसी का पार्ट है जो आपने पहले पढ़ा था, ये वाला। भारतीय राज्य में सक्रिय दबाव समूह की भूमिका। अरे भाई, ये क्वेश्चन की कहाँ डिमांड है? पढ़ो तो। समकालीन भारतीय राजनीति में सक्रिय कुछ दबाव समूह को भूमिका पर चढ़ा। हाँ
ठीक है। सक्रिय दबाव समूह की भूमिका तो यहाँ तक। एसोचैम फिक्की जैसे समूह ने सदैव सरकार पर सदैव वर्ड मत लिखा दबाव बनाने का प्रयास किया था, सफल भी रहता, कभी कभी अपने हितों के पक्ष में सरकारी नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। किसान संगठन जिसने पंजाब में भारतीय किसान यूनियन में खाद्यान्न के लिए लाभकारी मूल्य था, बिजली के दरों में कमी की मांग और कुछ हद तक सफल रहे हैं। ठीक है। यूपी में भारतीय किसान यूनियन द्वारा महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में बिजली दर में वृद्धि किया। अरे अभी नए कानून, तीनों कानूनों का विरोध सर्वे संघ के रूप में इंटक, हिंद मजदूर सभा, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन जैसे दबाव समूह श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकारी नीतियों को सदैव प्रभावित करते हैं। ठीक है। धार्मिक समूह के रूप में विभिन्न दबाव समूह जैसे वीएचपी, जमायत उलेमा हिंद आदि अपने हितों की सिद्धि हेतु सरकारी नीतियों को समय। ये कभी पूरा लिखा करो, विश्व हिंदू परिषद है ना ये। स्पष्ट है कि दबाव समूह भारतीय राजनीति में अपने समूह के हितों की पूर्ति में सफलता प्राप्त की है, परंतु कहीं कहीं राजनीतिक दलों के साथ साथ समर्थता ने भारत में लोकतंत्र को वास्तविकता का अवरोध किया है। यदि भारतीय राजनीति के तथा दबाव समूह अपने कर्तव्य निष्पक्षता बिना भेदभाव से पूर्ण करे तो एक मजबूत लोकतंत्र अच्छा कंक्लूजन है। ठीक है। और किसी का कोई बचा? तो आपने वो वाला भी पढ़ दो, पर मैं भेज रही हूँ। कौन कौन बचा है अभी? सपना, अमित, पूजा। अरे मुझे बताओ, वो क्लास उसको लाइव लेना क्या करना? चलो छोड़ो, सर लाइव लीजिएगा ना तो ही ठीक रहेगा, हम लोग भी अपना जो डाउट रहेगा खुद भी लेंगे। ठीक है ठीक है। और कौन सा क्लास? अरे मैं जो वो पॉलिटिक थीम वाला दिया था ना, तो हिस्ट्री की थीम वाला रेडी हो चुका है ना, उसकी भी तो क्लास लेनी है मुझे जी। तो उसका क्लास में ठीक है ताई, 2 से तक कल करेंगे अपन उसको। चलो ठीक है। सपना मैं पूरी क्या भेजा? भेजूं? कहाँ आया नहीं? अरे मैं पूछ रही हूँ पीडीएफ भेजूं या पेज भेजूं पूरा? अरे पीडीएफ भेजोगे तो पेज में फिर पेन नहीं चलेगा उसमें। अच्छा। चलो सपना कल करा लेना, फिर नहीं बना क्या? सीसेट हो गया। में कल सीसेट में परसेंटेज का नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है सर। हाँ, उसको पढ़ो अच्छे तरीके से, शेड्यूल तो मिल चुका ना तुम्हें सारा जी। देखो सितंबर से अपन एक तो एनसीईआरटी की क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं सारी क्लासेस ले लूँगा सिलेबस वाली सारी, और अपनी सोशोलॉजी ऑप्शनल शुरू करेंगे। सोशोलॉजी ऑप्शनल क्लास कैसे लेनी है, लाइव लेनी है या फिर वैसे लोगे बताओ? आपको जैसे ठीक लगे। मुझे क्या, तुम लोग हो, कौन कौन है? पूजा है, अमित है, तुम हो, 4 लोग हैं अपन, तो आप जैसे बोलोगे वैसा मैं करूँगा। बस 4 ही लोग हैं? हाँ अपन 4 ही लोग हैं सोशोलॉजी वाले। हाँ सर, ये क्लास है सर, 1 घंटे का क्लास होगा तो बहुत है सर। हाँ, ऐसे आप जितने देर लेना चाहते हो ले सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। आप जितने घंटे तुम्हारा ये देखना अभी आ रही है। बीपीएससी कब है तुम्हारा? ये 30 सितंबर को है सर। तो 30 से ये चल रहा है सर, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहा है सर मेरा, तो बहुत टाइम बच जाता है मेरे पास। चलो ठीक है सपना, जल्दी भेजो नहीं तो बैटरी आ गया देखो।
अरे अच्छे से बना के रखा करो ना, पहले से तुम आधे से वक्त तो जागती हो तुम। मुझे चल नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। वो 6 के बाद ना, पेज 6 के बाद वो अपने आप ही कट रहा था। चलो चलो ठीक है, सुनो अब ध्यान से देखना। देखो दबाव समूह क्या है, संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तो संकल्पना को बताना है इसमें क्यों लाया गया, क्या उद्देश्य होते हैं इसके सारे चीज़ें, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तथा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में इसकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। समाज के वरिष्ठ समूह के हितों को सिद्ध करने वाला संगठन जो अपने समूह के हितों के पक्ष में सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। जैसे करके ऐसे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दो बस डायरेक्ट, ठीक है। इतना पेज खराब नहीं करना। अब संकल्पना में बताना तो इसको उद्देश्य बताओ, ठीक है, उद्देश्य बताओ ठीक इसके, है। ठीक है। और फिर ठीक इसके है। बताना था लोकतंत्र शासन प्रणाली इसकी भूमिका का परीक्षण कीजिए, क्या इसकी भूमिका, लोकतंत्र दबाव समूह की भूमिका। अब देखो डायरेक्ट तुम्हें यहाँ पे आगे इसका उद्देश्य बताने चाहिए थे, ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए थी, क्यों इसकी संकल्पना क्या है, कैसे काम करती है, क्या सारी चीज़ें, ठीक है। दबाव समूह एक संगठित समूह जो अपने समूह के हितों के अनुरूप सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और सरकारी निर्णयों में संतुलन उत्पन्न करते हैं तथा लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, साथ ही वे निम्न प्रकार की भूमिका निभाते हैं। वे सदस्यों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करते हैं तथा राजनीतिक सहभागिता के लिए अपने सदस्यों की नियुक्ति कर लोकतांत्रिकता को निरंतर संपोषित करते हैं, ठीक है। जन सामान्य के हितों के लिए सरकार पर दबाव डालकर और सरकार की नीतियों को उनके पक्ष में प्रभावित कर लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, ये बात भी सही है। ये जन साधारण तथा सरकार के बीच एक कड़ी या संचार साधन के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। दबाव समूह सामाजिक एकता का प्रतीक है और यह समाज के परंपरागत विभाजन को भी समाप्त करने में सहायक है, ठीक है। नकारात्मक दबाव समूह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सकारात्मक भूमिका निर्वहन कर लोकतंत्र को सफल बनाने में सहायक है, वहीं इसके कुछ नकारात्मक भूमिका इसमें बाधक है। दबाव समूह एक समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं, कमजोर होती राजनीतिक सत्ता में सरकारी तंत्र को अपनी मुट्ठी में करना, इससे लोकतंत्र असंतुलन हो जाता है। अपने हित के लिए शेष समुदाय के अधिकारों को बांधना, कभी कभी दबाव समूह सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त वर्गों के हाथ में यंत्र मात्र है। स्पष्ट है दबाव समूह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, परंतु इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधक बने हुए। यदि दबाव समूह नकारात्मक पक्ष को खत्म कर दिया जाए तो एक बार सफल लोकतंत्र में सहायक सिद्ध होंगे, ठीक है, सही है। ये थोड़ा काटापीटी कम करो और देखो दूसरी बात भूमिका परीक्षण, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव बात सही किया। अरे थोड़ा वो सॉल्यूशन दे दो कि इसमें क्या क्या रिफॉर्म होना चाहिए, तो थोड़ा वे फॉरवर्ड वाले पॉइंट पे तुम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते थे, ठीक है। और सब चलो ठीक है, फिर बाय बाय, कल मिलते हैं फिर अपन, है ना। और हो सकता है कल मैं वो सेशन रखूँगा तो मैं लिंक शेयर कर दूँगा शायद 8 बजे समथिंग या जो भी है, ठीक है। वो एक डिस्कशन क्लास कर लेंगे, ठीक है। डिस्कशन कल सुबह? अरे नहीं, शाम को ही करेंगे 8 बजे। अरे वो जो हिस्ट्री का जो टॉपिक वाला था, ठीक है। ठीक है, तो चलो ठीक है, गुड नाइट। हिस्ट्री का थीम गुड नाइट। हाँ हिस्ट्री का थीम करेंगे। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।